गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पाचन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसके पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा था उसमें हमने मुख गुहा, पाचन की क्रिया की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। और मुख गुहा में जो भोजन होता है वो हमारा मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में जो भोजन होता है वो तीन चीज़ों के संपर्क में आता है: जीभ, लार ग्रंथियाँ और दांत। और उनके कार्य के बारे में हम लोगों ने सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था कि मुख गुहा में किस किस तरह से दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का क्या क्या काम होता है। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है क्योंकि लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम होता है और ये मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है और थोड़ी मात्रा में ये वसा का पाचन करता है। ठीक, तो उसके बाद जो भोजन हमारा होता है वो मुख गुहा से, ये भोजन हमारा मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये पहुंचता है फेरिंग्स के रास्ते होते हुए ये पहुंचता है ओसोफेगस यानी ग्रास नाल में। अब यहाँ पर जो फेरिंग्स होता है यानी जो ग्रसनी होती है वो कॉमन रास्ता होता है वायु के लिए भी और भोजन के लिए भी। ठीक, तो जब भोजन हमारा मुख गुहा से आगे फेरिंग्स के रास्ते बढ़ता है तो फेरिंग्स के बाद ही यहाँ पर श्वासनाल और ग्रासनाल यानी ओसोफेगस और ट्रैकिया, ये दोनों जो पाइप होती है ये बगल बगल होती है। तो भोजन हमारा मुख गुहा से ये सीधे ओसोफेगस में ग्रसनी के रास्ते होते हुए ओसोफेगस में कैसे जाए, इसके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं। और इपिग्लॉटिस जो है, जब भोजन हम निगलते हैं तो उस समय इपिग्लॉटिस जो होता है वो श्वास नाल को यानी विंड पाइप को ढक देता है और भोजन हमारा सीधे कहाँ पहुँच जाता है, ओसोफेगस में। कभी कभी जब हम भोजन खाते समय बात करते हैं और अचानक से सांस ले लेते हैं तो भोजन के कण जो है वो हमारे ओसोफेगस में फंस जाते हैं और हमें खांसी आने लगती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झटके से जब हम बोलते हैं तो वायु हमारे जब ग्रसनी के रास्ते होते हुए जाती है तो वो जो है ढक्कन झटके से खुल जाता है और इस वजह से भोजन जो है ग्रास नाल में ना जाकर के कुछ उसके कण जो है वो श्वास नाल में चले जाते हैं और इसीलिए हमारे अचानक से बहुत खांसी आने लगती है और खांसी के साथ झटके से वो कण वापस जो है वापस ग्रास नाल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद भोजन हमारा ओसोफेगस में जब पहुंचता है तो ओसोफेगस एक लंबी नलिका जैसी संरचना होती है, पाइप जैसी। और इस ओसोफेगस वाले रास्ते में, इस ओसोफेगस में एक खास प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे पैरालिस्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये मूवमेंट इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो ये ओसोफेगस होता है ये खास प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है जिन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और इन अनैच्छिक पेशियों की वजह से यहाँ पर पैरालिस्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति होती रहती है जिसकी वजह से भोजन हमारा आगे की तरफ ये ग्रास नाल में बढ़ता रहता है। ग्रास नाल वाले रास्ते में किसी भी तरह का केमिकल एक्शन नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल एक्शन होता है। भोजन का पाचन जब भी होता है तो दो तरह का एक्शन वहाँ पर होता है, एक केमिकल एक्शन और दूसरा फिजिकल एक्शन। केमिकल एक्शन जिसमें एंजाइम्स क्रिया करते हैं और फिजिकल एक्शन होता है जिसमें खास तरह का मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ पर ओसोफेगस में क्रमाकुंचन गति या पैरालिस्टिक मूवमेंट हो रहा है। तो ओसोफेगस वाले रास्ते में किसी भी तरह का लार का सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए इस जगह पर कोई भी केमिकल एक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, फिजिकल एक्शन। इसके पहले बक्कल कैविटी में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों होता है क्योंकि दांत के द्वारा, जीभ के द्वारा हम लोग भोजन को चबाते हैं, बार बार दांत के नीचे लाते हैं, तो वो फिजिकल एक्शन भी होता है। इसके अलावा लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो एंजाइम क्रिया करता है भोजन पर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए केमिकल एक्शन भी हो रहा है। तो बक्कल कैविटी में फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के एक्शन होते हैं, जबकि ओसोफेगस में सिर्फ फिजिकल एक्शन होता है। किसके द्वारा, पैरालिस्टिक मूवमेंट के द्वारा। उसके बाद भोजन हमारा आगे बढ़ता हुआ ये कहाँ पहुँचता है, इस चौड़े वाले भाग में जिसे हम स्टमक कहते हैं। और स्टमक में पहुँचने के बाद जो भोजन होता है ये हमारा अब काइम कहलाने लगता है।
ठीक। और यहाँ पर भोजन के पाचन के लिए दोनों एक्शन होता है, फिजिकल एक्शन और केमिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में यहाँ पर भी जो आमाशय की दीवार होती है उनमें भी क्रमाकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है वो लटता पलटता रहता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आमाशय होता है, आमाशय की दीवार में यहाँ पर दीवार के बीच में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, यानी जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। इन ग्रंथियों से कुछ खास तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और ये एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। और किस एंजाइम्स के द्वारा? आमाशय में जो प्रोटीन पाचन के एंजाइम होते हैं वो होते हैं, एक तो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ठीक। जब आमाशय में हमारा भोजन पहुंचता है तो आमाशय में सबसे पहले तो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? आमाशय की दीवार में। तो आमाशय की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यानी स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जिसे कहते हैं हिंदी में जठर रस। और इस जठर रस में तीन चीज़ें होती हैं। एक HCl होता है, HCl जो कि एसिड होता है। ठीक। दूसरा प्रोटीन पाचन के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन पाचन के एंजाइम जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन के रूप में निकलते हैं। और तीसरा, थोड़ी मात्रा में यहाँ पर वसा का भी डाइजेशन होता है, यानी कि फैट का भी, थोड़ा सा लिपिड का भी डाइजेशन होता है। ठीक। तो पेप्सिन HCl रहता है, पहला HCl रहता है गैस्ट्रिक जूस में। दूसरा प्रोटीन पाचन के एंजाइम होते हैं और तीसरा लिपिड पाचन के एंजाइम होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक। तो तीन चीज़ होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो आमाशय होता है, ये आमाशय वाले भाग में जो ये जठर रस निकलता है कहाँ से? जठर ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। और पैरालिस्टिक मूवमेंट यहाँ पर होता रहता है, जिस पैरालिस्टिक मूवमेंट के कारण जो जठर रस होता है, जो जूस होता है, वो पूरी तरह अच्छी तरह से हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें HCl होता है इस जठर रस में, और प्रोटीन पाचन के एंजाइम होते हैं और लिपिड पाचन के एंजाइम होते हैं। HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है कि ये जो यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है उसे एसिडिक मीडियम देता है। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन पाचन के निकलते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होते हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन पाचन के एंजाइम निकल रहे हैं वो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होते हैं। ये इन्हें प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक। और HCl के प्रेजेंस में, जो जठर रस में रहता है, HCl के प्रेजेंस में ये किस में बदल जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन में। ठीक। तो पेप्सिन और रेनिन जो है ये सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म होता है, और प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब ये HCl से मिलता है तब एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन और रेनिन में बदलता है। अब काम क्या होता है? पेप्सिन जो होता है ये वयस्क की प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है ये शिशुओं में, जो शिशु होते हैं 6 महीने से कम के जो शिशु होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, तो दूध में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन शिशुओं में रेनिन नामक एंजाइम ये करता है। ठीक। इसीलिए शिशुओं में, क्योंकि और कोई एंजाइम बनता नहीं है, इसलिए शिशु 6 महीने तक सिर्फ दूध का ही सेवन करते हैं।
तो इस तरह से, और इसके बाद लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, इसमें थोड़ी मात्रा में अमाशय वाले भाग में लिपिड का पाचन होता है।